तो बच्चों हम फ्लेमिंगो बुक का पोइट्री सेक्शन पढ़ रहे थे। हमने 2 पोएम्स कंप्लीट कर ली थी और आज इस वीडियो में हम फ्लेमिंगो बुक की हमारी 3rd पोएम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। और जो पोइट है इस पोएम के वो हैं हमारे पैब्लो नेरूडा। तो ये हैं पोइट, इन्होंने लिखी है ये पोएम। तो बच्चों जो नाम है कीपिंग क्वाइट, तो कीपिंग क्वाइट का मतलब है शांत रहना, चुप रहना। अब बच्चों पोइट हमें क्या कह रहे हैं कि हमें क्यों काम रहना है, हमें क्यों क्वाइट रहना है और किस तरह से हमें क्वाइट रहना है, क्वाइट रहने का मतलब क्या है और जब हम क्वाइट रहेंगे तब हमें करना क्या है, इस बारे में ये पोएम है। तो हमें क्वाइट क्यों रहना चाहिए, किस तरह से हम रहें और अगर हम क्वाइट रहेंगे तो क्या अच्छा होगा हमारे लिए, ये सब पोइट ने इस पोएम में हमें बताया है। तो हम पढ़ेंगे ये पोएम, पर सबसे पहले हम हमारे जो पोइट हैं पैब्लो नेरूडा, उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं पोइट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अबाउट द पोइट, तो सबसे पहले हम जानते हैं पोइट के बारे में। पैब्लो नेरूडा इज़ द पेन नेम ऑफ नेफ्टाली रिकार्डो रेस बेसेल्टो। तो बच्चों ये जो नाम है पैब्लो नेरूडा, ये इनका रियल नेम नहीं था। इनका जो रियल नेम था वो था नेफ्टाली रिकार्डो रेस बेसेल्टो, और जो पैब्लो नेरूडा था ये इनका पेन नेम था। अब बच्चों पेन नेम का मतलब क्या होता है कि जितना भी लिटरेरी वर्क किया करते थे, जितना भी लिटरेचर उन्होंने लिखा था, उस सब में अपना ये नाम जो थे ये पैब्लो नेरूडा ही लिखा करते थे। पैब्लो नेरूडा के नाम से ये सारा वर्क किया करते थे, पर इनका एक्चुअल नेम वो नहीं था। इनका एक्चुअल नेम था नेफ्टाली रिकार्डो रेस बेसेल्टो, हु वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पेरेल इन चिली। और इनका जो बर्थ था वो कहाँ हुआ था, चिली में हुआ था। चिली का एक टाउन है पेरेल, वहाँ पर इनका बर्थ हुआ था। नेरूडा's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful। और पैब्लो नेरूडा ने जितनी भी poems लिखी हैं वे सभी फुल होती हैं किसके साथ, बहुत सारी इमेजेस के साथ, ऐसे इमेजेस जो कि बहुत ईजीली समझी जा सकती हैं। तो इनकी जो जितनी poems हैं वो रीडर्स के लिए बहुत अच्छी होती है। जब रीडर्स इनकी poems को रीड करते हैं तो उनके लिए इनकी poem को समझना, जो poem में इमेजेस प्रेजेंट की गई हैं उन इमेजेस को समझना बहुत ही ईजी होता है। विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। और जितनी भी इमेजेस अपनी पोएम में यूज़ करते हैं उन सब की वजह से इनकी पोएम और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बन जाती है। ही वन द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। और ये बहुत ही फेमस, बहुत ही सक्सेसफुल पोइट थे और इन्होंने 1971 में नोबल प्राइज़ भी जीता था लिटरेचर के लिए। तो इन्हें साहित्य का नोबल पुरस्कार मिला था 1971 में। In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings। और हम जो ये poem पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कीपिंग क्वाइट, इस poem में जो poet है नेरूडा, उन्होंने किसके बारे में बात की है वो हमें बता रहे हैं कि क्या नेसेसिटी है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों आवश्यक है कि हम क्वाइट रहें और क्वाइट रह के हम क्या करें, इंट्रोस्पेक्शन करें। इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं बच्चों खुद के बारे में जानना, खुद को जानना, अपना खुद का निरीक्षण करना, जिसे हम कहते हैं आत्मनिरीक्षण। तो पोइट ने इस पोएम में बताया है कि हमें कुछ समय के लिए क्वाइट रहना चाहिए और उस टाइम हमें अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, अपना स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और साथ ही हमें एक ऐसी फीलिंग क्रिएट करनी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए, जिसके द्वारा हम क्या कर सकें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सके, एक आपसी समझ हम पैदा कर सके सभी ह्यूमन बींग्स के बीच में। तो पोइट ने इस पोएम में ये बताया है कि हम सबके लिए कितना ज़रूरी है कि हम कुछ समय के लिए बिल्कुल क्वाइट होके बैठें और उस टाइम हम क्या करें, अपने स्वयं का हम इंट्रोस्पेक्शन करें और हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, आपसी समझ पैदा करें सभी लोगों के बीच में, सभी ह्यूमन बींग्स के बीच में। तो बच्चों ये था पोइट का और थोड़ा सा पोएम का इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम कीपिंग क्वाइट। Now we will count to 12 and we will all keep still। तो बच्चों फर्स्ट लाइन्स में पॉइंट हमसे क्या कह रहे हैं कि अब हम सब क्या करेंगे, हम काउंटिंग करेंगे 12 तक की, यानी कि हम 1 से लेके 12 तक की काउंटिंग करेंगे और वो जो टाइम है जिस टाइम में ये काउंटिंग कंप्लीट होगी उस टाइम में हम सब क्या हो जाएंगे, बिल्कुल स्टिल हो जाएंगे। यानी हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, हम आपस में कोई बात नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे और सिर्फ
सिर्फ हम चुप होके एक जगह बैठ जाएंगे। तो बच्चों पोएट कह रहे हैं कि हम 1 से लेकर 12 तक की काउंटिंग करेंगे। अब बच्चों 12 तक की ही काउंटिंग क्यों करेंगे, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मे बी क्योंकि हम देखते हैं ना कि जो क्लॉक होती है उसमें 1 से लेकर 12 तक के नंबर होते हैं, शायद इसलिए। या फिर हमें पता है 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। सो वॉट एवर इज़ द रीज़न, पर पॉइंट ने हमें क्या कहा है कि वो 1 से लेकर 12 तक की काउंटिंग करेंगे। और ये जो छोटा सा टाइम है, जो ब्रीफ टाइम है इस काउंटिंग का, इस टाइम सबको क्या करना है, बिल्कुल स्टिल होके बैठ जाना है, बिल्कुल चुप होके कोई एक्टिविटी किए बिना उन्हें बैठना है। For once on the face of the earth, let's not speak in any language। आगे वो कह रहे हैं कि अगर जब हम ऐसा करेंगे कि हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, बिल्कुल चुप होके बैठ जाएंगे, तो ऐसा जो इवेंट होगा वो इस अर्थ के फेस पे, इस अर्थ पे फर्स्ट टाइम होगा। तो वो कह रहे हैं कि इस धरती पे पहली बार हम ऐसा करेंगे कि हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। और वो कह रहे हैं कि ये जो टाइम है काउंटिंग का, 1 से 12 तक की काउंटिंग का, इस टाइम हम किसी भी लैंग्वेज में आपस में बात नहीं करेंगे। यानी एक तो वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल स्टिल हो जाएंगे, हम कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, और साथ ही हमें आपस में बात तक नहीं करनी है किसी भी लैंग्वेज में। अब बच्चों यहाँ ये जो लैंग्वेज वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है किसे, हमें पता है कि जो लैंग्वेज होती है वो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग बोली जाती है। पूरे वर्ल्ड में एक कॉमन लैंग्वेज नहीं है, सब लोगों की लैंग्वेज अलग अलग होती है। तो लैंग्वेज क्या होती है, लोगों को आपस में बांटती है, उन्हें डिवाइड करती है। तो पॉइंट यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि हमें ऐसा कोई काम ही नहीं करना है जो काम हमें आपस में डिवाइड करे। यानी कि अगर मैं कोई ऐसी लैंग्वेज बोल रही हूँ जो आप नहीं समझ पा रहे, या आपकी लैंग्वेज मैं नहीं समझ पा रही, तो आपस में हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो पॉइंट कह रहे हैं कि इसीलिए हमें किसी भी लैंग्वेज में बात ही नहीं करनी है, हमें कोई एक्टिविटी भी नहीं करनी, और ना ही आपस में किसी भी लैंग्वेज में हमें बात करनी है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। तो पॉइंट कह रहे हैं अपने सारे काम, सारी एक्टिविटी, सारे मूवमेंट आप 1 सेकेंड के लिए बंद कर दो, रोक दो। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। और क्या करो, अपने आर्म्स को आप ज़्यादा मूव मत करो। अब आर्म्स को मूव करने का क्या मतलब है, हम जो भी काम करते हैं कैसे करते हैं, अपने आर्म्स का यूज़ लेके करते हैं। तो पॉइंट कह रहे हैं कि हमें वो टाइम ऐसे स्पेंड करना है जिसमें हम आपस में बात भी नहीं करेंगे और हम अपने आर्म्स को ज़्यादा मूव भी नहीं करेंगे। यानी कि हम कोई भी काम नहीं करेंगे और ना ही हम आपस में एक दूसरे से किसी भी तरह की किसी भी लैंग्वेज में हम बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे स्टार्टिंग लाइंस को एक बार हम वापस से समझ लेते हैं। पॉइंट हमसे ये कह रहे हैं कि हम 1 से लेके 12 तक की काउंटिंग करें। अब क्या रीज़न है 12 तक का हमें नहीं पता, क्लियर नहीं किया गया है, पर जो भी रीज़न है तो हमें 1 से 12 तक की काउंटिंग करनी है और उस टाइम हमें बिल्कुल स्टिल होना है, किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं करनी, किसी भी तरह का मूवमेंट हमें नहीं करना है। फिर वो कह रहे हैं कि ये जो इवेंट होगा ये इस अर्थ पे भी फर्स्ट टाइम होगा। तो आप ऐसा करो कि आप आपस में किसी भी लैंग्वेज में एक दूसरे से बिल्कुल बात मत करो, क्योंकि जो लैंग्वेज होता है, जो रिलीजन होता है, जो ये सब चीज़ें, जो हमारा स्किन कलर होता है, ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लोगों को आपस में डिवाइड करती है, लोगों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करती है। तो इसीलिए पॉइंट कह रहे हैं कि हमें सबको एक साथ होके बैठना है, इसीलिए हम किसी भी लैंग्वेज में बात ही नहीं करेंगे और आप अपने सारी एक्टिविटीज़ को 1 सेकंड के लिए स्टॉप कर दो, पॉज कर दो, रोक दो। और इसके साथ ही पॉइंट कह रहे हैं कि आप अपने जो आर्म्स हैं वो ज़्यादा मूव मत करो। तो आर्म्स जब मूव नहीं करेंगे तो इसका मतलब वही है कि सारी एक्टिविटीज़ आप रोक दो। आप ना तो अपनी लैंग्वेज में कोई बात करो और ना ही अपने आर्म्स की हेल्प लेके कोई भी काम करो। तो बच्चों यहाँ पे हम पोएटिक डिवाइसेस समझ लेते हैं जो हमें दी गई हैं। यहाँ बच्चों हम देख सकते हैं 2 वर्ड्स हैं, वी एंड विल। तो बच्चों ये लिटरेरी टर्म हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो बहुत इजी होगा आपके लिए और आप सभी इस लिटरेरी टर्म को बहुत इजीली पहचान सकते हैं। ये लिटरेरी डिवाइस होती है अलिट्रेशन। ये क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे जो दोनों ही वर्ड हैं वी एंड विल, इनकी जो स्टार्टिंग साउंड है वो सेम है। तो ये कौन सा लिटरेरी टर्म बना, इसे कहते हैं अलिट्रेशन।
तो यहाँ पर यूज़ किया गया है वी और विल, तो यहाँ पर है लिटरेटम अलिट्रेशन। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट लाइन में भी वी एंड विल अगेन फिर से यहाँ पे यूज़ किया गया है अलिट्रेशन का। इसके अलावा बच्चों हम नेक्स्ट स्टैंजा में एक और लिटरेटम देख सकते हैं। यहाँ पे बच्चों आप देखिए ये जो लाइन है स्टार्ट हो रही है कैसे, लेट्स नॉट स्पीक, और जो इसके वाली इससे नेक्स्ट लाइन है वो भी स्टार्ट हो रही है लेट्स स्टॉप फॉर। तो बच्चों ये भी लिटरेरी टर्म होता है जिसे हम कहते हैं एनाफोरा। और ये क्या होता है, जब भी पोएम में दो या दो से ज़्यादा लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट होती है, यानी एक ही वर्ड रिपीट किया जाता है दो या दो से ज़्यादा लाइन के स्टार्टिंग में, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि बीच में रिपीट हो रहा है तब एनाफोरा नहीं बनता। एनाफोरा तभी बनता है जब वर्ड जो है वो रिपीट होता है कहाँ पे, स्टार्टिंग में। तो अगर स्टार्टिंग में दो या दो से ज़्यादा लाइन सेम वर्ड से रिपीट होती है तो वो भी लिटरेरी टर्म बनता है जिसे हम कहते हैं एनाफोरा। तो ये लिटरेरी टर्म बनता है यहाँ पे एनाफोरा। आगे कंटिन्यू करते हैं पोएम को। It would be an exotic moment without rush, without engines। आगे पॉइंट अपना वही आइडिया कंटिन्यू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब उस टाइम जब हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे और बिल्कुल स्टिल होके विदाउट एनी मूवमेंट विदाउट एनी एक्टिविटी हम बैठेंगे तो वो जो मोमेंट होगा हमारी लाइफ का वो कैसा होगा, एग्जॉटिक होगा। एग्जॉटिक का मतलब क्या होता है, स्पेशल होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, एक ऐसा मोमेंट जिसको हमने पहले कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। तो पॉइंट कह रहे हैं कि वो जो मोमेंट होगा वो हमारे लिए बहुत स्पेशल होगा, बहुत ज़्यादा असाधारण होगा, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में इससे पहले कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि हम कुछ समय के लिए बिल्कुल स्टिल होके बिना कुछ बोले हम बैठ सकते हैं, विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। और वो जो मोमेंट होगा वो होगा विदाउट रश। उस समय कोई भी जो व्यक्ति हैं वो किसी भी तरह की रश में, किसी भी तरह की हरी में नहीं रहेंगे। यानी पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो लाइफ है वो हमेशा कैसी रहती है, हम हमेशा हरी में रहते हैं, हमेशा हम रश में रहते हैं, हमेशा हम एक रेस में भागते रहते हैं। तो हमें उस भागदौड़ से एक ब्रेक लेके एक जगह हमें स्टिल होके बैठ जाना है। तो इसीलिए पॉइंट कह रहे हैं कि वो जो मोमेंट होगा वो कैसा होगा, विदाउट रश होगा। उस समय हमें बिल्कुल दौड़ भाग नहीं करनी है, हमें बिल्कुल स्टिल रहना है। और साथ ही वो मोमेंट होगा विदाउट इंजन्स। अब बच्चों विदाउट इंजन्स का मतलब है उस समय कोई भी इंजन्स नहीं चलेंगे, कोई भी मशीन नहीं चलेगी, और इंजन्स के द्वारा चलने वाले जो व्हीकल्स होते हैं कोई भी व्हीकल्स नहीं चलेगा। तो पॉइंट कह रहे हैं कि ऐसा जो मोमेंट होगा वो हमारे लिए भी बिल्कुल एक न्यू एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि हमने इससे पहले कभी ऐसा करा ही नहीं है। तो हमारे लिए भी वो बहुत स्पेशल, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक पल होगा जब हमारी लाइफ में कोई दौड़ भाग नहीं होगी, कोई रेस हमें नहीं करनी है, बल्कि शांति से हमें एक जगह बैठ जाना है। और जितने भी इंजन्स होते हैं वो भी बंद हो जाएंगे, यानी ना तो कोई मशीन चलेगी और ना ही कोई व्हीकल्स चलेंगे। तो जितने भी इंजन्स होते हैं उन्हें भी हमें रोक देना है, किसी भी तरह का काम हमें नहीं करना है। We would all be together in a sudden strangeness। आगे पॉइंट कह रहे हैं कि अब वो जो पल होगा उस पल में हम सभी लोग एक साथ होंगे। अब एक साथ कैसे होंगे ये पॉइंट ने इससे पहले एक्सप्लेन कर दिया था, जब उन्होंने हमसे क्या कहा था कि हम किसी भी लैंग्वेज में आपस में बात ही नहीं करेंगे। तो हमने तब भी समझा था कि जो लैंग्वेज होती है, रिलीजन होता है, कलर होता है, लोगों की कंट्री, स्टेट, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये लोगों को आपस में डिवाइड करती है, लोगों को डिफरेंशिएट करती है। तो इसलिए पॉइंट ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि उस समय आप किसी भी लैंग्वेज में आपस में बात ही नहीं करोगे। तो ऐसे में क्या होगा, सभी ह्यूमन बींग्स एक साथ टुगेदर, यानी कि वो यूनाइटेड लगेंगे, एक जैसे लगेंगे। तो पॉइंट कह रहे हैं कि वो मोमेंट ऐसा होगा जब हम सभी बिल्कुल एक साथ यूनाइटेड होके बैठ जाएंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। और वो मोमेंट हमारे लिए भी ऐसा होगा जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजनेस है, हमें भी वो मोमेंट बहुत ही स्ट्रेंज लगेगा, बहुत ही विचित्र लगेगा, बहुत ही अजीब लगेगा। और हमें लगेगा कि अचानक ये क्या हो गया, हमारी पूरी लाइफ ऐसे लग रहा है कि रुक गई है, सारे व्हीकल, सारी मशीन, सब कुछ बंद हो गए हैं। तो हमारे लिए भी वो एक अचानक से आने वाली स्ट्रेंजनेस वो मोमेंट लेकर आएगा। आगे पॉइंट कह रहे हैं
फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। तो पॉइंट कह रहे हैं कि वो मोमेंट ऐसा होगा जब जो फिशरमैन है, यानी फिशरमैन यानी मछुआरे, जिनका काम क्या होता है सी में जाके मछली पकड़ना। तो पॉइंट कह रहे हैं कि उस समय किसी को भी कोई काम नहीं करना है, तो ऐसे में फिशरमैन भी अपनी फिशिंग करने नहीं जाएंगे, तो वो भी वहीं बैठेंगे, वो सी में नहीं जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, जब वो सी में जाते हैं तब वो क्या करते हैं, वेल्स यानी सभी तरह के फ़िश को वो पकड़ते हैं। अब जब फिशरमैन नहीं जाएंगे अपनी काम के लिए, वो फिशिंग करने नहीं जाएंगे, तो ऐसे में जो वेल्स हैं उन्हें किसी भी तरह का हार्म नहीं होगा, उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो बच्चों पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो भी काम करते हैं अपनी अर्निंग के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, तो हमें पता भी नहीं होता, जाने अनजाने हम दूसरे लोगों को हार्म पहुंचाते हैं, हम दूसरे जो क्रिएचर्स हैं हम उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं, उन्हें किसी ना किसी तरह से हम हार्म पहुंचाते हैं। तो इसीलिए पॉइंट कह रहे हैं कि वो जो मोमेंट होगा जब हम कुछ भी काम नहीं करेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, हमारे कामों के द्वारा जो दूसरे क्रिएचर्स को हानि पहुंचती है वो भी नहीं पहुंचेगी। तो इसको वो एक एग्जांपल के थ्रू में समझा रहे हैं कि जो फिशरमैन है वो भी फिशिंग करने नहीं जाएंगे, तो ऐसे में जो वेल्स हैं, जो फिश है सी में रहने वाली, वो फ्रीली वहाँ पे मूव कर पाएंगी, उन्हें कोई डेंजर, कोई हार्म नहीं होगा कि कोई आएगा और हमें पकड़ के ले जाएगा, तो वो भी फ्रीली सी में मूव कर पाएंगी। और साथ ही सारे मैन जो कि बहुत अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, तो उनको भी टाइम मिलेगा क्या करने का, कि वो देख पाएंगे कि उनके जो हैंड्स हैं वो कितने हर्ट हो गए हैं। अब बच्चों यहाँ पे हर्ट हैंड्स का क्या मतलब है, पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इतनी मेहनत करते हैं, हम अपने काम में लगे रहते हैं, बहुत ज़्यादा हम हार्ड वर्क करते हैं, और हमारे पास इतना टाइम तक नहीं होता कि हम देखें कि एक्चुअल में हमने कहाँ से स्टार्टिंग की थी और आज हम अपनी मेहनत के बल पे कहाँ आ गए हैं। तो इसीलिए पॉइंट कह रहे हैं कि हमारी जो दौड़ भाग भरी लाइफ है, इस लाइफ से हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए और हमें अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, और हमें एटलीस्ट एक्नॉलेज करना चाहिए, रियलाइज़ करना चाहिए कि हमने कितना हार्ड वर्क किया है, हमने कितनी मेहनत की है, और उस हार्ड वर्क की वजह से हमारे हाथ एक्चुअल में कैसे हो गए हैं, कितने हर्ट हो गए हैं, ये हमें देखना चाहिए। और ये हम तभी देख पाएंगे जब हम एक थोड़ा सा ब्रेक, थोड़ा सा पॉज हम अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी से लेंगे और टाइम निकालेंगे हम अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए। तो बच्चों लाइंस में पॉइंट ने क्या कहा था कि जो मोमेंट हम अपनी लाइफ में से लेंगे, जब हम बिल्कुल स्टिल होके बैठ जाएंगे, वो मोमेंट हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा एक्सॉटिक होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। उस समय किसी भी तरह की दौड़ भाग नहीं होगी हमारे माइंड में, हमारी लाइफ में, और जितने भी इंजन्स हैं, जितनी भी मशीन्स हैं, व्हीकल्स हैं, वो सभी भी रुक जाएंगी और हम सभी ह्यूमन बींग्स एक साथ यूनाइटेड हो जाएंगे, और वो मोमेंट हमारे लिए भी एक बहुत स्ट्रेंज मोमेंट होगा। साथ ही पॉइंट हमें कह रहे हैं कि अब जब सभी लोग कोई काम नहीं कर रहे, तो ऐसे में फिशरमैन भी फिशिंग करने नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए जो वेल्स हैं, जो फिश हैं सी में रहने वाली, उन्हें कोई भी हार्म नहीं कर पाएगा। और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि हमें टाइम मिलेगा कि हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा पॉज करें और हम देखें कि हमने इतने सालों में कितनी मेहनत की है, कितना हार्ड वर्क हमने किया है। तो बच्चों यहाँ पे भी हम कुछ लिटरेरी टर्म्स देख सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं विदाउट एक ही वर्ड एक लाइन में 2 बार रिपीट किया गया है, तो यहाँ पे लिटरेरी टर्म है रेपिटेशन। और ये रेपिटेशन पॉइंट क्यों करते हैं, अपनी बात को और ज़्यादा एम्फेसाइज करने के लिए, अपने आइडिया को और ज़्यादा जोर दे के प्रेजेंट करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि वो जो मोमेंट होगा वो विदाउट रश, विदाउट इंजन होगा। तो यहाँ पे लिटरेरी टर्म बनता है रेपिटेशन। यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस हम देख सकते हैं रेपिटेशन। इसके अलावा बच्चों वी वुड, अगेन 2 वर्ड, स्टार्टिंग साउंड सेम है, तो ये लिटरेरी टर्म बनता है अलिट्रेशन, वी वुड। तो यहाँ पे यूज़ किया गया है अलिट्रेशन का। अलिट्रेशन बच्चों हम नेक्स्ट लाइन में भी देख सकते हैं, सडन एंड स्ट्रेंजनेस। तो यहाँ पे भी सडन, स्ट्रेंजनेस, अगेन देयर इज़ अ यूज ऑफ अलिट्रेशन। इसके अलावा बच्चों लास्ट लाइन में भी हम देख सकते हैं हिज हर्ट
हैंड्स। तो हम अगर बोल के देखें तीनों वर्ड्स, हिज, हर्ट, हैंड्स, तीनों वर्ड्स की स्टार्टिंग साउंड जो है वो सेम है। तो अगेन दिस इज रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे भी लिटरेट टर्म बनता है अलिट्रेशन। तो यहाँ पे बच्चों हम देख सकते हैं अलिट्रेशन। तो अलिट्रेशन का यूज़ किया गया है वी, वुड में, सडन, स्ट्रेंजनेस में और साथ साथ हिज, हर्ट, हैंड्स में। तो इस तरह से लिटरेरी डिवाइसेस पोइट यूज़ करते हैं अपनी पोएम्स को और ज़्यादा आर्टिस्टिक बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए। आगे कंटिन्यू करते हैं पोएम। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors। आगे पॉइंट कह रहे हैं कि वो जो मोमेंट होगा जब हम कुछ भी काम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल चुप होके बैठ जाएंगे, अपनी सारी एक्टिविटीज़ हम रोक देंगे, आपस में जब हम बात भी नहीं करेंगे, तो उस समय क्या होगा, वो सारे ह्यूमन बीइंग्स जो कि क्या करते हैं, ग्रीन वॉर्स करते हैं। अब बच्चों ग्रीन वॉर का क्या मतलब हुआ, ग्रीन वॉर कहते हैं वॉर अगेंस्ट नेचर, यानी कि जब हमारी वॉर किसके साथ होती है, नेचर के साथ। अब नेचर के साथ हम वॉर कैसे करेंगे, जब हम किसी भी तरह से हम पेड़ काट रहे हैं, हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, हम किसी भी तरह से हम नेचर को, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसे कहते हैं ग्रीन वॉर। जिस समय हमारी वॉर होती है नेचर के अगेंस्ट। तो पॉइंट कह रहे हैं कि वो सारे लोग जो किसी ना किसी रूप में नेचर को, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, उसे हर्ट करते हैं, और वो सारे लोग जो कि वॉर करते हैं किसके साथ, गैस के साथ। जितनी भी पॉइजनस गैस होती हैं, जिसे हम कहते हैं केमिकल वेपन यूज़ करते हैं, जो केमिकल वॉर करते हैं, और वे सारे लोग जो कि वॉर विथ फायर करते हैं। अब वॉर विथ फायर का मतलब है जो किसी भी तरह का एक्सप्लोजन करते हैं, किसी भी तरह के बॉम्ब यूज़ करते हैं। तो वे सारे लोग वॉर तो करते हैं, लेकिन उस वॉर का कोई मतलब नहीं है, वो वॉर किसी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं होती। उस वॉर में चाहे किसी की विक्ट्री हो जाए, विक्ट्री कहते हैं जीतना। तो पॉइंट कह रहे हैं कि आप किसी भी तरह की जब वॉर करते हैं तो उस वॉर का रिजल्ट चाहे जो भी हो, चाहे जो भी उस वॉर में जीते, एक ना एक पक्ष तो जीतेगा। तो चाहे जिसे भी विक्ट्री मिले, लेकिन वो जो विक्ट्री होती है वो बिल्कुल मीनिंगलेस होती है, यूजलेस होती है। क्योंकि आफ्टर वॉर हम क्या रियलाइज़ करते हैं कि हमें विक्ट्री तो मिल गई, लेकिन कोई भी सर्वाइवर नहीं बचा। सर्वाइवर कहते हैं बच्चों आफ्टर वॉर जितने भी लोग जीवित बच जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं सर्वाइवर। तो पॉइंट यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि वे लोग जो कि बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट करते हैं, जो कि वॉर में लगे रहते हैं, फिर चाहे वो नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, चाहे वो केमिकल वेपन यूज़ कर रहे हो, या फिर किसी भी तरह का एक्सप्लोजन कर रहे हो, बॉम्ब यूज़ कर रहे हो, तो वो सारी वॉर जो है वो लास्ट में अगर हम रियलाइज़ करें तो हम देखेंगे कि वो सारी वॉर बिल्कुल मीनिंगलेस होती है, यूजलेस होती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि चाहे किसी भी पक्ष को जो विक्ट्री मिल जाएगी, लेकिन विक्ट्री मिलने के बाद हम देखेंगे कि सर्वाइवर्स ही नहीं बचे, कोई जीवित व्यक्ति ही नहीं बचा। तो ऐसे में उस विक्ट्री का कोई यूज़ ही नहीं है। उस विक्ट्री का फिर हम क्या करेंगे अगर उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए भी कोई व्यक्ति जीवित बचा ही नहीं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ। तो ऐसे सभी व्यक्तियों को पॉइंट कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा वॉर करते हैं, वायलेंस फैलाते हैं, जिनके मन में बहुत ज़्यादा एंगर है, हेट है एक दूसरे के लिए, तो उन सभी को पॉइंट कह रहे हैं कि आप सभी क्लीन क्लोथ्स पुट ऑन कर लो। पुट ऑन होता है वेयर, पहनना। तो क्लीन क्लोथ्स का मतलब है, पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि आपके जो क्लोथ्स हैं वो ब्लड शेड से भरे हुए हैं, उस पर ब्लड स्टेन्स लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं आपकी वायलेंस को, वॉर को। तो आप उनको हटा के क्लीन क्लोथ्स पहन लो। और क्लीन क्लोथ्स का यहाँ पे मतलब है आप अपनी मेंटलिटी क्लीन कर लो। आपके माइंड में जो वायलेंस, जो हेट्रेट है एक दूसरे के लिए, उसे आप निकाल दो, उस नेगेटिविटी को आप निकाल दो, और उसके बजाय आप क्लीन क्लोथ्स पहन लो। पॉजिटिविटी एक तरह से अपने अंदर लेके आ जाओ, और एक दूसरे के लिए जो हेट्रेट है उसको हटा के लव और रिस्पेक्ट और सिंपैथी आप अपने अंदर डेवलप
करो। तो बच्चों यहाँ पे पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी हम किसी भी तरह की वायलेंस में इन्वॉल्व रहते हैं लेकिन उस वायलेंस का कोई मतलब नहीं है, वो वायलेंस किसी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं होती, क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है, चाहे हमें विक्ट्री मिल जाए लेकिन कोई अगर व्यक्ति जीवित ही नहीं बचेगा तो उस विक्ट्री का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए पॉइंट कह रहे हैं कि हमें अगर हमारे मन में किसी भी तरह की हेट्रेट है एक दूसरे के लिए, अगर हम किसी भी तरह का वायलेंस हम करना चाहते हैं, नेगेटिविटी अगर हमारे अंदर है, तो वो हम सबको निकाल देना चाहिए और अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाना चाहिए। एक दूसरे के लिए लव, सिंपैथी, काइंडनेस हमें अपने अंदर लाना चाहिए। तो क्लीन क्लॉथ्स का मतलब है ऐसे क्लोथ, ऐसी मेंटेलिटी जो कि एक दूसरे के लिए लव, रेस्पेक्ट, सिंपैथी से भरी हुई हो। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। और फिर जब हम क्लीन क्लोथ्स पहन लेंगे, यानी हम अपनी मेंटेलिटी चेंज कर लेंगे, हम एक दूसरे के लिए लव, रेस्पेक्ट, सिंपैथी हम फील करेंगे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड हम अपनाएंगे, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद हमें सारे ह्यूमन बींग्स को अपना ब्रदर समझना चाहिए और हमें उनको अपने साथ में लेकर चलना चाहिए। इन द शेड, और कैसे चलना चाहिए, शेड में। और शेड का मतलब है एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हुए, एक दूसरे को कवर करते हुए। तो पॉइंट यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जब हम अपनी मेंटेलिटी चेंज कर लेंगे, एक पॉजिटिविटी ले आएंगे और सभी ह्यूमन बींग्स को अपना ही भाई समझेंगे, अपने ही ब्रदर्स जब हम समझेंगे, तो फिर हमें एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना चाहिए। यानी अभी तक हम क्या करते आए हैं, हमारे मन में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा हेट्रेट है, हम एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा हर्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये एटीट्यूड हमें छोड़ना चाहिए और अपने अंदर लव और सिंपैथी डेवलप करनी चाहिए। तब क्या होगा, तब हम सभी ह्यूमन बींग्स को अपना ही ब्रदर समझेंगे और हम सभी एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, हम एक दूसरे को कवर करेंगे सभी तरह की डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम से। और इसके अलावा हम डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं करेंगे। तो बच्चों पॉइंट ये कह रहे हैं कि वो जो 12 तक की काउंटिंग करने का जो टाइम है, जब हम ये काउंटिंग करेंगे 1 to 12 की, उस समय आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करना है, आपको अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है। और अगर आपके अंदर किसी भी तरह की गलत बातें हैं, किसी भी तरह का वायलेंस है, नेगेटिविटी है, हेट्रेट है, तो आपको वो सब अपने अंदर से क्लीन कर देना है, आपको सब कुछ हटा देना है और एक तरह से क्लीन क्लोथ्स पहनने हैं। अपनी मेंटेलिटी, अपना जो नज़रिया है उसे चेंज करना है और अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आना है, एक ऐसा एटीट्यूड जिससे आपके अंदर लव, सिंपैथी, काइंडनेस क्रिएट हो जाए और फिर आप सभी ह्यूमन बींग्स को अपना ही ब्रदर समझोगे, आप सभी एक दूसरे को प्रोटेक्ट करोगे, आप दूसरों को प्रोटेक्ट करोगे और जो बाकी लोग हैं वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आपको एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना है और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो बच्चों यहाँ पे हम लिटरेरी टर्म्स देख सकते हैं, वॉर विथ, अगेन रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, तो ये लिटरेरी टर्म यहाँ पे हमें दिया गया है अलिट्रेशन। इसके अलावा बच्चों वॉर्स 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 3 बार रिपीट किया गया है, तो ये लिटरेरी टर्म बनता है रेपिटेशन। और रेपिटेशन यूज़ किया जाता है एम्फेसाइज करने के लिए, अपने आइडिया को और स्ट्रांगली प्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रेपिटेशन, वॉर्स 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 और साथ ही अलिट्रेशंस, वॉर्स एंड विथ। इसके अलावा बच्चों क्लीन क्लोथ्स, अगेन क्लीन क्लोथ्स, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, दैट इज अलिट्रेशन। आगे कंटिन्यू करते हैं पोएम। What I want should not be confused with total inactivity। अब बच्चों आगे पॉइंट अपने आइडिया को बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। वो कह रहे हैं कि जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल स्टिल होके बैठ जाना, कोई एक्टिविटी मत करना, किसी लैंग्वेज में बात मत करना, तो मेरे ये कहने से आप कंफ्यूज मत हो जाना कि मैं आपसे टोटल इनएक्टिविटी चाहता हूँ। यानी पॉइंट ये कह रहे हैं कि मैं जो स्टिलनेस की बात कर रहा हूँ तो उससे आप कंफ्यूज मत हो जाना। जब मैं स्टिलनेस कह रहा हूँ तो स्टिलनेस का मतलब टोटल इनएक्टिविटी से नहीं है।
लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट। और ऐसा क्यों? क्योंकि टोटल इनएक्टिविटी तो कब होती है हमारी लाइफ में? जब हमारी लाइफ एंड हो जाती है, यानी कि जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उसी के बाद उसकी लाइफ में टोटल इनएक्टिविटी आती है। क्योंकि जब तक हमारी लाइफ है तब तक हम एक्टिव रहते हैं, हम ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, हमारा जो हार्ट है वो बीट करता है, तो किसी ना किसी फॉर्म में हम एक्टिव रहते हैं। तो टोटल इनएक्टिविटी तो कब आती है? जब हमारी लाइफ बिल्कुल एंड हो जाती है। तो पॉइंट कह रहे हैं कि जब मैं स्टिलनेस की बात करता हूँ तो उस स्टिलनेस को से आप कंफ्यूज मत हो जाना। स्टिलनेस का मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर लाइफ है तो लाइफ का तो मतलब वही है एक्टिविटी। तो पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि मैं टोटल इनएक्टिविटी की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्योंकि जो लाइफ है वो तो उसी तरह से चलेगी जैसे कि लाइफ चलती है। और लाइफ का मतलब ही क्या होता है? एक्टिवनेस। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। तो पॉइंट बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे अपनी बात एक्सप्लेन कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं टोटल इनएक्टिविटी की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्योंकि टोटल इनएक्टिविटी का मतलब होता है डेथ। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यहाँ पे ट्रक भर भर के डेड बॉडीज लाई जाए। तो बच्चों, हमें पता है, देखा है, आपने भी देखा होगा कि जब कभी भी वॉर होती है तो जो सोल्जर्स वहाँ पे वॉर में मर जाते हैं तो उनकी जो बॉडीज़ होती हैं वो ट्रक में लोड होके लाई जाती है। तो उसी बात को रेफ़र करते हुए पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं टोटल इनएक्टिविटी की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्योंकि टोटल इनएक्टिविटी का मतलब होता है डेथ। और मैं डेथ बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ट्रक भर भर के डेड बॉडीज़ यहाँ पे लाई जाए। If we were not so single-minded about keeping our lives moving, आगे पॉइंट कह रहे हैं कि हम सभी लोग कैसे हैं? सिंगल माइंडेड हैं। सिंगल माइंडेड यानी हमारा जो माइंड है वो सिर्फ एक ही तरफ फोकस है, वो हमारे माइंड का, यानी हमारे माइंड में सिर्फ एक ही पर्पस है। और वो पर्पस क्या है? कि हम अपनी लाइफ को बस मूव करते जाएं। यानी कि जब हम छोटे होते हैं तभी हमारा सिर्फ एक ही फोकस होता है, मतलब और कुछ हम देखते ही नहीं है। छोटे से हम बड़े हो गए, बड़े स्किप होने के बाद हम चाहते हैं और अच्छे से अच्छी अर्निंग करें, हम अपना नेम और फेम कमाएं। तो हमारा जो फोकस होता है वो सिर्फ एक ही तरफ रहता है। और वो क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में आगे से आगे बढ़ते जाएं। यानी पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि हम सब बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम दूसरों के बारे में, हमारी जो नेचर है, जो एनवायरनमेंट है, हम किसी की भी केयर नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और हमारा जो फोकस है वो सिर्फ एक तरफ रहता है। और वो क्या है कि हम अपनी लाइफ में मूव करते रहे, हम अपनी लाइफ में और ज़्यादा ग्रो करते रहें, और ज़्यादा नेम एंड फेम प्राप्त करें, और ज़्यादा हम प्रॉस्पेरिटी कमाएं। सिर्फ इस तरफ हमारा फोकस रहता है। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। तो पॉइंट कह रहे हैं एक बार के लिए आप अपना ये जो सिंगल माइंडेड फोकस है इसे आप तो कुछ समय के लिए छोड़ दो, और एक बार आप ऐसा करो कि आप कुछ भी मत करो। ये जो आपकी लाइफ का एम है, क्या सिर्फ अपने बारे में सोचना, सिर्फ अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोचना, सिर्फ अपनी ग्रोथ करना, सिर्फ अपनी लाइफ को मूव करना, एक बार के लिए आप ऐसा करना बंद कर दो। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस। तो जब आप ऐसा नहीं करोगे, आप कुछ भी मत करो, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? एक बहुत बड़ा साइलेंस हो जाएगा हमारी लाइफ में, और उस साइलेंस की वजह से इंटरप्ट हो जाएगा। इंटरप्ट कहते हैं किसी चीज़ में रुकावट आना, किसी चीज़ में ब्रेक आना। तो पॉइंट यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि हम सब अपनी लाइफ में भागा दौड़ी में लगे हुए हैं। अपनी लाइफ में हम बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न करना चाहते हैं, हम किसी दूसरे की केयर बिल्कुल भी नहीं करते। तो पॉइंट कह रहे हैं कि आप ऐसा करना एक बार रोक दो, एक सेकंड के लिए आप ऐसा मत करो। तो क्या होगा? हमारी लाइफ में एक साइलेंस हो जाएगा। तो तब हमें हमारे जो सैडनेस है, उस सैडनेस में हम थोड़ा सा इंटरप्ट कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम हमारी सैडनेस को रोक सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। अब ये सैडनेस हमारे अंदर क्यों है, तो वो पॉइंट आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं।
ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विथ डेथ। तो आगे पोएट अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कह रहे हैं कि हम सभी ह्यूमन बींग्स जो हैं वो कैसे हैं, हम कभी भी अपने आप को समझ नहीं पाते। तो पोएट कह रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स वैसे तो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट क्रिएचर हैं इस अर्थ पे, लेकिन वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, लेकिन वो कभी भी खुद को नहीं समझ पाते। एक्चुअल में हम क्या चाहते हैं, हमारा मन क्या चाहता है, हम ये कभी भी समझ नहीं पाते और इसीलिए हम हमेशा सैड रहते हैं। और सेकेंड रीज़न हमारी सैडनेस का क्या है, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। और सेकेंड रीज़न ये है कि हम हमेशा डेथ से बहुत ज़्यादा थ्रेटन होते हैं, बहुत ज़्यादा डर है हमारे अंदर डेथ का, तो इसलिए हम हमेशा सैड रहते हैं। तो पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि बाहर से चाहे हम कितना भी प्रिटेंड कर लें कि हम बहुत हैप्पी हैं, हमारी लाइफ में सब कुछ है, हमारी लाइफ बहुत हैप्पीली चल रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, हम सभी लोग मन से बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। और इस सैडनेस का रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि हमारे मन में बहुत ज़्यादा डर है डेथ को लेकर। और सेकंड रीज़न ये है कि हम कभी खुद को जान ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। हम वैसे सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, लेकिन हम खुद को नहीं जान पाते, हम एक्चुअल में क्या चाहते हैं, हमारे एक्चुअल खुशी किस चीज़ में है, ये हम नहीं जान पाते। और यही रीज़न है कि हम हमेशा सैड रहते हैं। तो पॉइंट कह रहे हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा पॉज लोगे, थोड़ा सा ब्रेक लोगे, तो आपकी ये जो सैडनेस है, ये सैडनेस भी आपकी इंटरप्ट हो जाएगी, इस सैडनेस को भी थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे हम अगेन कुछ लिखे टर्म देख सकते हैं, वॉट एंड वॉन्ट। तो एक ही लाइन में वॉट वॉन्ट, अगेन स्टार्टिंग साउंड जो है वो सेम है, तो ये है रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। तो ये लिखे टर्म अगेन कौन सा हुआ, अलिट्रेशन। इसके अलावा बच्चों सो सिंगल, अगेन सो सिंगल, वापस से रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यूज़ ऑफ अलिट्रेशन। इसी तरह से वी वर, अगेन वी वर, रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। तो ये भी एग्जाम्पल है अलिट्रेशन का। तो इस तरह से बच्चों हम अलिट्रेशन देख सकते हैं, वॉट वॉन्ट, इसके अलावा सो सिंगल एंड वी वर। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अलिट्रेशन। आगे कंटिन्यू करते हैं पोएम। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। अब बच्चों आगे पॉइंट कह रहे हैं कि हम सब अपनी लाइफ की भागादौड़ी में लगे हुए हैं, बाहर से भले ही हम प्रिटेंड कर लें दुनिया के सामने कि हम बहुत हैप्पी हैं, पर एक्चुअल में हम सबका मन बहुत ज़्यादा दुखी है, हम सबके हार्ट में बहुत ज़्यादा सैडनेस है। और इसका रीज़न है कि हम खुद को कभी जान ही नहीं पाते। तो जब हम अपना सारा एक्टिविटी रोक देंगे तो हमारी जो सैडनेस है, तो हमारी ये जो सैडनेस है ये भी इंटरप्ट हो जाएगी। तो आगे वो कह रहे हैं कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जो अर्थ है वो हमें सिखा सकती है, अर्थ हमारी टीचर बन सकती है। अर्थ से हमें सीखना चाहिए, क्या चीज़ सीखनी चाहिए कि जब हमें ऐसा लगे कि सब कुछ रुक गया है, जब हमें ऐसा लगे कि कोई चीज़ हमेशा के लिए डेड हो गई है, लेकिन बात ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। अगर हम पेशेंसली थोड़ा सा वेट करें तो हम क्या देखेंगे कि क्या चीज़ प्रूव हो जाती है, क्या चीज़ साबित हो जाती है कि वो चीज़ एक्चुअल में डेड नहीं हुई है, बल्कि कुछ समय के बाद वो चीज़ फिर से अलाइव हो जाती है, वो चीज़ फिर से लौट कर आ जाती है। बच्चों पॉइंट यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि हमें ये बात अर्थ से सीखनी चाहिए। अर्थ हमें सिखा सकती है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज़ हमेशा के लिए डेड हो गई, लेकिन वो डेड नहीं होती, कुछ समय बाद वो चीज़ फिर से लौट के आ जाती है। तो बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम ये बात और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि सपोज़ जब विंटर सीज़न चला जाता है तो हो सकता है हमें लगे कि अब विंटर हमेशा के लिए चला गया, वापस कभी नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ समय के बाद जब विंटर आने का टाइम होता है तो विंटर सीज़न फिर से वापस आ जाता है। इसी तरह से जब सनसेट होता है तो हो सकता है हमें लगे कि अब सन हमेशा के लिए सेट हो गया है, अब फिर से रोशनी कभी नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ समय के बाद
सन फिर से राइज होता है और फिर से उसी ब्राइटनेस के साथ वो आ जाता है। इसी तरह से बच्चों, जब हम कोई नया प्लांट ग्रो करते हैं तो जब हम सीड मिट्टी में अच्छे से दबा देते हैं तो हो सकता है हमें लगे कि ये तो दब गया, ये तो मिट्टी के नीचे रह गया, लेकिन अगर हम पेशेंसली वेट करें तो कुछ समय के बाद उस सीड में से छोटा सा प्लांट अपने आप मिट्टी में से निकल के बाहर आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस अर्थ पे जिनके द्वारा हमें बात समझ सकते हैं कि हो सकता है हमें एक बार लगे कि कोई चीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, लेकिन बच्चों वो सिर्फ एक टेम्परेरी पॉज होता है। वो सिर्फ कुछ समय के लिए एक ब्रेक लेती है वो चीज़, और कुछ समय बाद वो चीज़ फिर से वापस आ जाती है और पूरे एंथुजियाज्म के साथ बिल्कुल अपनी फुल फॉर्म में वो चीज़ फिर से आ जाती है। सिर्फ थोड़ा सा ब्रेक उसे चाहिए होता है। एक ब्रेक लेने के बाद विंटर सीजन वापस आ जाता है। आफ्टर द ब्रेक सनसेट के बाद सनराइज वापस हो जाता है और बिल्कुल उसी ब्राइटनेस के साथ। तो ये चीज़ हमें अर्थ से सीखनी चाहिए कि लाइफ में ब्रेक, लाइफ में पॉज लेना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर द पॉज क्या होता है, चीज़ें फिर से अलाइव हो जाती हैं, फिर से पहले की तरह ग्रो हो जाती हैं। तो इसीलिए पॉइंट कह रहे हैं कि हमें भी ये काम करना चाहिए, हमें भी अपनी लाइफ की भागा दौड़ी से थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए और वो टाइम हमें स्पेंड करना चाहिए अपने खुद के सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में और अपने खुद के बारे में जानना चाहिए। हम अपने आप को बिल्कुल नहीं जानते, तो हमें खुद को जानना चाहिए, हम क्या चाहते हैं, हमारे एक्चुअल हैप्पीनेस किस चीज़ में है, ये हमें पता करना चाहिए। हमने कितना हार्ड वर्क किया है अभी तक, ये हमें देखना चाहिए, और हम लाइफ में आगे और क्या करना चाहते हैं ये हमें देखना चाहिए। और उस ब्रेक के पॉज के बाद फिर से हमें अपनी लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए, और जो काम हमने उस ब्रेक में किया है हमें उसको यूटिलाइज करना चाहिए और फिर उसी डायरेक्शन में अपनी लाइफ को मूव करना चाहिए। और ये चीज़ सीखने के लिए सबसे अच्छा टीचर कौन बन सकता है? हमारा अर्थ। Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go। तो बच्चों, पोएम के लास्ट में पोइट फिर से वही बात रिपीट कर रहे हैं जो उन्होंने हमें स्टार्टिंग में कही थी। तो अब लास्ट में वो फिर से कह रहे हैं कि अब मैंने आपको समझा दिया है कि ये जो टाइम है जब मैं 1 से 12 तक की काउंटिंग करूँगा उस टाइम में आपको क्या करना है और क्यों करना है। उन्होंने ये भी हमें बता दिया हमें क्या करना है, हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है। और क्यों करना है? वो इसलिए करना है ताकि हम खुद के बारे में जान सके, हम खुद को समझ सके, और साथ ही जो इस वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा वायलेंस है, हेट्रेट है, वो कम हो जाए और हम सभी ह्यूमन बींग्स को अपना ही ब्रदर समझें, हम आपस में यूनाइटेड हो जाए। इसलिए हमें ये पॉज लेना है। तो पॉइंट ने स्टार्टिंग में हमसे कहा था कि आप अपनी लाइफ से थोड़ा सा पॉज लीजिए, और उसके बाद उन्होंने कंप्लीट पॉइंट में हमें ये बता दिया कि पॉज हमें क्यों लेना है, और ये जो पॉज है, जो ब्रेक है, इस टाइम हमें करना क्या है ये भी उन्होंने हमें बता दिया। तो लास्ट में अब वो फिर से कह रहे हैं अपनी बात को रिपीट करते हुए, वो कह रहे हैं कि अब जब मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है तो अब आप रेडी हो जाओ। मैं अब 1 से 12 तक की काउंटिंग कर रहा हूँ एंड यू कीप क्वाइट। अब आप बिल्कुल क्वाइट हो जाना, और क्वाइट कैसे होना है वो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। वो टोटल इनएक्टिविटी की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे। क्वाइट होने का मतलब है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, आपस में बात नहीं करनी है, बल्कि सिर्फ अपने बारे में सोचना है और आपस में सभी ह्यूमन बींग्स को अपना ब्रदर सोचना है, अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को निकालना है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करना है, अपने अंदर बाकी सभी ह्यूमन बींग्स के लिए लव, सिंपैथी, काइंडनेस जैसे वर्च्यूज़ को डेवलप करना है। तो पॉइंट कह रहे हैं कि अब आप बिल्कुल क्वाइट हो जाओ एंड आई विल गो, और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा काम कंप्लीट हो गया। मैंने आपको समझा दिया कि आपको क्वाइट क्यों होना है और उस टाइम आपको क्या करना है, ये मैंने समझा दिया। अब मैं काउंट कर रहा हूँ, आप क्वाइट होके बैठो, आप अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, और मैं भी आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तो बच्चों, यहाँ पे भी हम डिक्टेट टर्म्स देख सकते हैं। ये जो लाइन है बच्चों हमारी, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। यहाँ पे पॉइंट ने क्या कहा है कि जो अर्थ है वो आपकी टीचर बन सकती है। तो बच्चों, यहाँ पे एक लिटरेचर टर्म यूज़ किया गया है जिसे कहते हैं पर्सनिफिकेशन।
तो बच्चों ये लिटरेरी टर्म है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह हम प्रेजेंट करते हैं तो उसे कहते हैं पर्सनिफिकेशन। तो बच्चों अर्थ क्या है, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। क्या अर्थ टीचर बन सकती है? क्या अर्थ एज अ टीचर हमें कोई चीज़ सिखा सकती है? नहीं सिखा सकती। लेकिन यहाँ पे पोएट ने अर्थ को किस तरह प्रेजेंट किया है, एक टीचर की तरह प्रेजेंट किया है। ह्यूमन क्वालिटीज़ उन्होंने दे दी है अर्थ को। तो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को एज अ लिविंग ऑब्जेक्ट उन्होंने प्रेजेंट किया है विद ह्यूमन क्वालिटीज़। तो ये एक लिटरेरी टर्म बनता है जिसे हम कहते हैं पर्सनिफिकेशन। तो बच्चों यहाँ पे यूज़ किया गया है पर्सनिफिकेशन का। तो बच्चों एक बार हम इन लाइन्स का मतलब फिर से समझ लेते हैं। तो पॉइंट बच्चों लास्ट में ये कह रहे हैं कि हमें ये चीज़ अर्थ से सीखनी चाहिए कि जब हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज़ हमेशा के लिए डेड हो गई है पर वो एक्चुअल में होता नहीं है, कुछ समय के बाद वो चीज़ फिर से आ जाती है और बिल्कुल अलाइव हो जाती है और पूरे फुल एंथुजियाज्म के साथ वो चीज़ लौट के आ जाती है। तो पॉइंट ये कह रहे हैं कि जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा पॉज लीजिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप टोटल इनएक्टिव हो जाओ या फिर आप हमेशा के लिए ब्रेक ले लो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। और ब्रेक लेना कितना ज़रूरी है ये आप अर्थ से सीखिए। ये ब्रेक आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये आपको समझ में आएगा। उस ब्रेक में आप अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपने बारे में जानिए और इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उन सभी को आप अपना ही ब्रदर समझिए। आपस में आप एक तरह से यूनाइटेड हो जाइए और ये चीज़ आप अर्थ से सीख सकते हैं। और उसके बाद फिर से आप अपनी लाइफ स्टार्ट कीजिए और ये जो आपने ब्रेक लिया था जिसमें आपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया था, अपने बारे में आपने जाना था, तो आफ्टर द ब्रेक आप फिर उसी तरह से काम कीजिए। आप अपनी हैप्पीनेस के लिए भी काम कीजिए और जो आपने अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आपने क्रिएट किया है आप उसके अकॉर्डिंग भी काम करिए। और लास्ट में पॉइंट फिर से अपनी बात को रिपीट करते हुए कह रहे हैं कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आपको ये पॉज क्यों लेना है और इस पॉज के टाइम आपको क्या करना है। तो लास्ट में वो कह रहे हैं कि अब टाइम आ गया है, अब मैं फिर से अपना काउंटिंग कर रहा हूँ 1 to 12। आप बिल्कुल क्वाइट हो जाओ, स्टिल हो जाओ, अपनी एक्टिविटीज़ बंद कर दो, आपस में बात मत करो और मैं भी आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो मैं जा रहा हूँ और आप अपने लाइफ की भागा दौड़ी से थोड़ा सा पॉज लीजिए और अपना टाइम गुजारिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने में। तो बच्चों यहाँ हमने ये पोएम कंप्लीट कर ली है। बहुत अच्छी पोएम है, बहुत अच्छा मैसेज हमें देती है। आई होप आपको पोएम समझ में आई है, इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपने अच्छे से समझी है। सभी लिटरेरी टर्म्स जो पोएटिक डिवाइसेस है उनका यूज़ आपने अच्छे से समझा है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इस पोएम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक बार पोएम की समरी हम फिर से रिवाइज करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।